बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ख़बरों में DGISPR की जो है वो एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके जवाब में तहरीक इंसाफ की भी एक तवील और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है, आज आप वो जो है हम वो आपसे शेयर करेंगे। और साथ ही साथ अमेरिका में जो है एक सीनियर और आला जो है ओहदे पर बैठे हुए एक शख्सियत जो है इदारे की, उसको बुलाकर जो अवामी नुमाइंदों ने जो उससे सवालात किए और जिस तरीके से उसकी खिंचाई की है, वो भी आपसे जो है ना शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं आज की खबरों की जानिब। पाक फौज के तर्जुमान DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि अज़्म इस्तेहकाम का जो ऑपरेशन है, इसको सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा है। अज़्म इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक मरबूत मुहिम है। अच्छा, मैं जो है बीच में आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो उन्होंने यानी इस चीज़ को क्लियर किया है कि ये कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई नया किस्म का ऑपरेशन नहीं हो रहा, बल्कि जो इनके इंटेलिजेंस बेसिस ऑपरेशन चलते हैं उनको मुनज़्ज़म करने के लिए जो है ना बस एक जो है ना एक नए जो है ना एक नाम दिया गया है, बस इतनी सी बात है। तो इस पर जो उन्होंने जो क्लियर किया ना कि ये कोई ऑपरेशन नहीं है और जो है ना एक यानी बताया कि एक यानी इनके खिलाफ एक मरबूत जो है मुहिम जो है उसको यानी मज़ीद जो है ना आगे वो करना मजबूत करने के लिए जो है ना ये जो कार्रवाई की जाएगी उसको एक नाम दिया गया है बाकायदा। तो ये जो कन्फ्यूजन जो फैली है, ये फैली है हुकूमत की वजह से कि जब उन्होंने आकर जो क्या बोलते हैं वज़ीर इत्तलात हो या उनके दीगर वज़ीर हो, उन्होंने इसको ऑपरेशन कहा, तो ये जो कन्फ्यूजन फैली कि ज़ाहिर बात है KP में और बलुचिस्तान के अंदर ही होने थे, तो वो वहाँ की जो आबादी है वो इस चीज़ से घबरा गए क्योंकि वो पहले भी वहाँ ऑपरेशन होते रहे और उनको अपने अपने इलाके छोड़ के महीनों दूर कैंपों में रहना पड़ा है, तो वो इस चीज़ से जो है ना परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने इसकी मुखालफत की। तो इसकी जो कन्फ्यूजन की जिम्मेदारी थी वो जो है ना हुकूमत पर थी कि उनको चाहिए था बिल्कुल एक क्लियर बताते ना। ये नून लीग की हुकूमत की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये बात मुकम्मल सही से बताती नहीं है। तो DGISPR ने जो आज ये क्लियर कर दिया, हम बस यही कहेंगे कि इससे अगर वो पहले कर देते, अगर वो देख रहे थे कि हुकूमत अगर नहीं कर रही है तो वही कर देते तो बेहतर था। बहरहाल ये पूरी टोटल गफलत हुकूमत की और जितनी भी ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। जितनी भी गलत फहमियाँ हुई उन्होंने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। कुछ नहीं तो शहबाज शरीफ कौम से खिताब ही कर लेते। बहरहाल DGISPR का जो है मजीद कहना था कि अज़्म इस्तेहकाम से मुतल्लिक 22 जून को एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ था जिसमें फैसला हुआ कि दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम अज़्म इस्तेहकाम के नाम से मुनज़्ज़म की जाएगी। समझ रहे इस बात को? ठीक है। और कौमी दायरे के तहत इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया के दरमियान ताल्लुक को ख़त्म करना है। कौमी इत्तेहाद का मामला सियासत की नज़र हो रहा है। अब यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी शिफ्ट हो रही है, सियासत की नज़र हो रहा है। एक सियासी शरपसंद टोला, आप समझ रहे होंगे यानी क्या कहना चाह रहे हैं। एक सियासी शरपसंद टोला अपने सियासी मकासद के लिए ये सब कर रहा है। एक बहुत बड़ा सियासी माफिया, अब उससे यानी अगली स्टेज पे जाएंगे, एक बहुत बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया है कि ये ऑपरेशन नहीं करने देंगे। मैं आपको यानी पहले ये बता दूं, उन्होंने तो यानी क्लियर अल्फाज में लिए कि पहले जो अक्सर ये नामों का जो इस्तेमाल किया जाता रहा शरपसंद टोला और यानी इस तरीके से, तो वो इस्तेमाल करते रहे हैं ये तहरीक इंसाफ के लिए, यानी बिना नाम लिए। और आगे भी जब भी मैं खबर पढ़ूंगा उसमें आपको खुद ही पता चल जाएगा। और जब अभी आगे इन्होंने कहा ना कि एक बहुत बड़ा सियासी माफिया खड़ा हो गया कि नहीं करने देंगे, तो उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। उसमें जैसे मौलाना फजलुर रहमान है, उन्होंने इनकार किया। जो पख्तूनों की जो तंजीम है उन्होंने भी जो है इस चीज़ का इनकार किया। ये PTM जो है उसने भी इसका इनकार किया। और भी वो अचक जई साहब यानी दीगर बहुत सारे लोग, कबायली जिरगे, उन सब ने जो है ना कहा कि ये ऑपरेशन होने नहीं देंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को सबको जो है ना मिक्सअप करके कहा है कि ये बहुत बड़ा सियासी माफिया। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि ये ऑपरेशन यानी उन्होंने सियासी माफिया ने कहा कि ये ऑपरेशन नहीं करने देना। एक मजबूत और मुतहर्रिक लाबी चाहती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के मकासद हासिल ना हों। मुल्क में आजकल डिजिटल दहशतगर्दी भी हो रही है। अब यहाँ पे तीसरा स्टेप यानी और आगे जा रहे हैं। अच्छा, आपने ये पूरे अल्फाज बड़े गौर से सुनने हैं क्योंकि इसका जवाब भी जो है मैं आपको बताऊंगा जो उन्होंने दिया है तहरीक। ज़ाहिर बात है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब तहरीक इंसाफ ने जो है ना एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन लोगों ने उन्होंने भी जवाब दिए। तो इनके पॉइंट्स जो है देखना, क्योंकि वो उसके उन्होंने जवाब भी दिए और जो इन्होंने अपने हिसाब से जो है ना सवाल किए। अच्छा, आगे फरमाते हैं कि जिसको मजबूत और यानी फरमाते हैं कि डिजिटल दहशतगर्दी भी मुल्क में हो रही है जिसको मजबूत और कानून साजी से ही रोका जा सकता है। फौजी तर्जुमान का मजीद कहना था कि हम अब तवातुर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे ताकि फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडे का मुकाबला किया जा सके। तो इस पर जो है मेरा यही कहना है। हम पहले भी यानी जैसे वो सरहदी मामला हैं, हम कहते हैं कि ठीक है उस पर जो मामला यानी बात, वैसे तो ये वज़ीर दिफा का काम है,
वज़ीर दाखिला वज़ीर दिफा का काम है। तो हमारा ये मशवरा था शुरू से ही, फ़ौजी क़यादत है उनको, सीनियर क़यादत है, कि आप कम से कम जो है ना यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें या सामने आके, क्योंकि ये आपका दिफा करना पूरी रियासत की ज़िम्मेदारी है। उसमें जितने भी पाकिस्तानी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, इदारों की भी, यानी हर फर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी फ़ौज का दिफा करे। तो आपको बार बार आकर जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत नहीं है, जो DGI-SPR साहब है। इससे क्या होता है ना, इससे फिर दूसरे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर सामने वाला वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, आप सवाल खड़े करेंगे, फिर वो सवाल खड़े करेगा, तो ये कोई अच्छा तासुर नहीं जाता। तो हमारा जो है मशवरा अभी भी फ़ौजी क़यादत को यही है कि वो जो है ना इसको अवॉइड करे और ये काम ना करे कि वो जो है ना हर इतवार को या हर 15 दिन बाद जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाएं। इसको अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी ऐसा मसला वज़ीर दिफा या वज़ीर दाखिला से वो ये काम करवाएं, जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, फ़ौजी क़यादत की जिम्मेदारी नहीं होती। और किसी आप पड़ोसी मुल्क में देख लें कहीं भी, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंसें नहीं करते। ये हमारा मशवरा है, बाकी अमल करना या ना करना उनकी अपनी मर्ज़ी। अच्छा, फ़ौजी तर्जुमान ने मुल्क भर में मदारिस की रजिस्ट्रेशन, बेनामी प्रॉपर्टीज़, बेनामी बैंक अकाउंट्स, नॉन कस्टम गाड़ियों, सरहद से पाकिस्तान में होने वाली पेट्रोल और दीगर चीज़ों की स्मगलिंग से मुतल्लिक भी सवाल उठाए। अच्छा, इस पर जो है यानी जैसे उन्होंने कहा कि मदारिस जो है ना उसकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो एक नेक्टा वो कमेटी बनी हुई थी, और दीगर जो मामलात हुए थे और उसमें काफ़ी जो है ना पॉइंट्स तय किए गए थे कि जो है ना ये सब चीज़ें थे, 2018 की पहले की बात थी। तो उसमें ये मदारिस वाला मसला था। अब मदारिस वाला मसला लगता है मौलाना फजलुर रहमान के मामलात में। तो अब इस पे मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा शोर वही मचाएंगे मदारिस वाले मसले पे ना। तो मेरे हिसाब से मौलाना फजलुर रहमान को इंगेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मदारिस उनके भी बहुत ज़्यादा हैं, तो तभी इस चीज़ का हल निकलेगा। अच्छा, आगे फरमाते हैं बनु मार्च से मुतल्लिक। बनु मार्च से मुतल्लिक फरमाते फ़ौजी तर्जुमान का कहना था कि बनु कैंट में दहशतगर्दों की फायरिंग से 8 जवान और कुछ मासूम शहरी भी शहीद हुए। पुरअमन मार्च में मुसल्ला लोग शामिल थे। वो जो बन्नू में मार्च हुआ था उसके मतलब बता रहे हैं। मुसल्ला लोग शामिल थे जिन्होंने जाए वकुआ पर फायरिंग की और दीवार को गिराकर, यानी जहाँ पे वो खुद को हमला हुआ था ना कैंट की दीवार पे जो है गाड़ी टकरा के, वहाँ थोड़ी सी दीवार टूटी थी, तो आरसी वहाँ कनात वगैरह और जो है ना आरसी दीवार भी कायम हो रही थी, उसका फरमा रहे हैं कि जो है ना लोगों ने दीवार गिराकर राशन डिपो को लूटा। फौज ने SOPs के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त रद्द अमल दिया। अब ये रद्द अमल था, इसके बारे में तो कुछ अभी तक यानी कंफर्म नहीं हो रहा है। अलग अलग जो है ना लोग अलग अलग कहानियाँ जो है इस बारे में बता रहे हैं। कुछ का कहना है कि मिलिट्री ने जो है डायरेक्ट फायरिंग कर दी, कुछ का कहना है कि जो जैसे DGI-SPR ने बताया उनकी ये अपनी उन्होंने जो है ना राय दी कि भाई अंदर से कुछ लोगों ने फायरिंग की, तो इस तरीके का मामला हुआ। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, देखें आगे जाके इसका क्या नहीं मसले का हल क्या निकलता है कि क्या हुआ, या आखिर मामला किस तरीके से ये फायरिंग हुई और ये दीगर जो मामला हुए, क्या मार्च के अंदर कुछ लोग मुसल्ला थे या कुछ और बाकिया था, जो भी था वो आगे वक्त के साथ जो है ना इस चीज़ का पता चल जाएगा। अच्छा, आगे फौजी तर्जुमान का मजीद कहना था कि 9 मई, अब फिर यानी वही मामला आ गया, 9 मई के मंसूबा साजों और सहूलतकार इंतशारी टोले, यानी तहरीक इंसाफ की बात हो रही है, इंतशारी टोले ने बयानिया बनाया था कि फौज ने जत्थों को गोली क्यों नहीं मारी। यानी 9 मई वाले दिन जब लोग और कमांडो दीगर जगह पे गए तो वहाँ पे इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। अच्छा, इसका मतलब है कि 9 मई का वाकया फौज ने खुद करवाया, ये वो इल्ज़ाम लगाते हैं तहरीक इंसाफ वाले। तो उसको क्या DGI-SPR करें कि उन्होंने ये बयानिया बनाया और कहा कि फिर इसका मतलब है कि इन्होंने ये पूरा गेम प्लान खुद किया था। अच्छा, आगे फरमाते हैं वो कि जबकि फ़ौज अपने SOP के मुताबिक कार्रवाई करती है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को अगर ढील देता रहेगा तो और कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाएगा तो मुल्क में मजीद इंतशार फैलेगा। अमन मान का क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। मैंने कहा आप ज़रा पॉइंट सुने, बड़े मखसूस उन्होंने पॉइंट रेस किए, ज़रा गौर से सुनिएगा। अमन मान का जो है ना क़याम सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, फ़ौज की नहीं। अच्छा, इस पर थोड़ा सा मैं मामले पर जो है ना इख्तलाफ जो है ना उनकी, यानी पहले मैं इसको इंडोज भी करूँगा, उन्होंने बिल्कुल सही बोला DGI-SPR ने कि अमन अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, लेकिन इस पर जो बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है वो भी बहुत ही बड़ा है, उसका जवाब शायद जो है ना बिल्कुल आना चाहिए कि यहाँ पे जो बनू हमला हुआ उसके मुताबिक जैसे बता रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा कुछ होता है, तो ये तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है इस चीज़ को रोकना, बिल्कुल जायज़ बात की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब निगरान हुकूमत बैठी हुई थी, निगरान हुकूमत पंजाब में बैठी हुई थी, उस वक्त जब 9 मई का वाक़या हुआ, अभी जो कुछ देर पहले इन्होंने DGI-SPR ने जिक्र किया, 9 मई का वाक़या हुआ, ये लोग जत्था बनाकर जैसे बन्नू में हुआ, वहाँ पे भी लोग एक बड़े अशकल में चल रहे थे ना,
तो ये लोग 9 मई के जो है ना, जिस दिन ये सारे लोग एहतजाज करते हुए उधर कैंट पे पहुंच गए, दीगर जगहों पे पहुंच गए, तो उस दिन सूबाई हुकूमत को आप जिम्मेदार क्यों नहीं ठहरा रहे? उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? उस वक्त का निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी तो अभी वजीर दाखिला बन के बैठा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका जवाब तो देना ज़रूरी है और देना पड़ेगा भी कि अगर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, जो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की, तो उस वक्त भी फिर जो हुआ वो तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये वही सूबाई हुकूमत है जो 25 मई को, जब इन्होंने पहले भी ये तहरीक इंसाफ वाले हैं जो लॉन्ग मार्चें ऐसे करे, तो इन्होंने इनको घरों पे छापे मारे, बार आंसू गैस ये वो, और बार बार जब भी ये निकल रहे थे आंसू गैस मार के, ये करके वो करके, जो ना घरों पे छापे, लोग उठाना, अभी तक जैसे चल रहा है मामला, तो करते रहे। तो उस दिन क्या हुआ? उस दिन के आंसू गैस के शेल कम पड़ गए थे या ख़त्म हो गए थे? या पुलिस फोर्स जो है ना, पंजाब पुलिस जो थी वो कम पड़ गई थी? उस दिन तो एकदम जैसे कानूनी तौर पर हु का आलम था। तो ये तो सूबाई हुकूमत से पूछना चाहिए, बल्कि इंक्वायरी करनी चाहिए कि क्या मैं जहाँ तक ज़ाती तौर पे जो मेरी राय है कि राना सनाउल्लाह को जो है ना इससे इंक्वायरी करनी चाहिए कि कैसे ये लोग जो है ना वहाँ चले गए, और आपकी आप जो पंजाब पुलिस को जो आप चढ़ दौड़ते थे इनके ऊपर, ना इनको लॉन्ग मार्च करने देते थे ना कुछ करने देते थे, उस दिन आपने इजाज़त दी थी कि हाँ जाओ जा करो, तो इससे शक व शुबात पैदा होते। अच्छा, तर्जुमान का मजीद कहना था कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि TLP के धरने के पीछे फौज का हाथ है। मैं इसे मुस्तरद करता हूँ। हुकूमत और इदारे धरने के मामले को पुरअमन तरीके से हल करना चाहते थे। तो वैसे तो उनकी बड़ी तवील जो है ना DGSPR की जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं पूरी तो नहीं शेयर कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट की। अच्छा, अब इसके जवाब में जो तहरीक इंसाफ के जो तो हैंगे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, और उन्होंने दीगर असद कैसर और दीगर लोगों के साथ जो है ना चेयरमैन गौर खान के साथ बैठ के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि दोनों जो है ना तस्वीर के दोनों रुख आपको दिखाने हैं ना। तो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जाहिर बात होनी थी, वो हो गई है। वो पहले हमने वेट किया कि हमें पता था जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो अब जब उन्होंने कर लिए तो हम दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने अपने साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस वफाकी हुकूमत की नाकामी है। तर्जुमान फौज ने बतौर वजीर ख़जाना मीडिया से गुफ्तगू की। ये शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई स्मगलिंग जो है ना वो हो रही है, तेल आ रहा है, और जो है ना बेनामी अकाउंट्स और ये सब जो उन्होंने यानी माशी मामलात के अंदर जो उन्होंने कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई किया, उसके मुताबिक शायद ये एक किस्म का तंज कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं कि उन्होंने यानी DGSPR ने बतौर वज़ीर ख़ज़ाना गुफ्तगू की। पुलिस ने हमारे इस्लामाबाद वाले मरकज़ी ऑफिस में जो छापा मारा वो हमारे मेम्बरान असम्बली के बयान हल्फी हथियाने का एक बहाना था। अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किए हुए हैं कि 15 दिन के अंदर जो है ना जो तहरीक इंसाफ के जो वो लोग थे जिन्होंने जो ना पार्टी जो ना अपना डिक्लेरेशन या इस तरीके के जो ना हलफनामा नहीं दिया हुआ था, वो 15 दिन में हलफनामा देकर PTI में शामिल हो सकते हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई ज़ाहिर बात है हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है और मरकज़ी ऑफिस है, तो वहाँ पर जो है जो सूबाई असम्बली के जो वो थे पंजाब असम्बली के उन अरकान के जो सो हैंगे वो हलफनामे वगैरह वो जब वहाँ पे जमा हो रहे थे, तो ये कह रहे हैं कि वो पुलिस ने हमारा जो सामान कंप्यूटर वगैरह सब उठाया और वो हलफनामे वगैरह भी ले गए, तो ये बहाना था ताकि हलफनामे ये लोग जमा ना करवा सकें। तो इनका इशारा उस तरफ है। अच्छा, आगे फरमाते हैं, हमारी खुफिया एजेंसियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें क्यों दी जा रही हैं। हमारी जब हुकूमत थी तो माशी ग्रोथ 6% थी और PDM की हुकूमत आने के बाद माशी ग्रोथ मनफी में चली गई। उमर अयूब का मजीद कहना था कि मोहसिन नकवी के दौर में गंदम इंपोर्ट की गई और सीज़न आने पर हमारे किसानों से गंदम खरीदी ही नहीं गई। इसी इशू पर अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी की लड़ाई भी हुई, जिस पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मैंने अगर मुंह खोला तो फार्म 47 का मामला तुम्हारे गले पड़ जाएगा। अच्छा, ये तो एक हकीकत है ना इस मामले में, जो ये जो गंदम वाला मसला हुआ ये भी निगरान हुकूमत के उसमें हुआ और मोहसिन नकवी इस वक्त बैठे हुए थे, अनवारुल हक काकड़ उस वक्त जो है ना वज़ीर आज़म थे निगरान। तो इनसे ये स्मगलिंग का मामला और जो दीगर जो चीज़ें थी उसमें ये भी जो खुर्द बुर्द होती ये भी तो शामिल था ना, तो इसकी भी तहकीकात होनी चाहिए। ये उनकी जायज़ बात है बहरहाल। अच्छा, आगे बात है, और आज भी सिगरेट और डीजल समेत बहुत सी अशिया की स्मगलिंग जारी है। उमर अयूब का मजीद कहना था कि अच्छा, अब ये उसका जवाब दे रहे कि वो जो DGSPR ने सवाल किया ना कि सरहद पर वो पेट्रोल डीजल वगैरह स्मगल हो रहा है, उसका जवाब दे रहे। उमर अयूब का मजीद कहना था कि बलूचिस्तान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर स्मगलिंग कौन कर रहा है? क्या बॉर्डर पर कोई पटवारी है जो स्मगलिंग कर रहा है? बॉर्डर पर स्मगलिंग रोकना किसकी जिम्मेदारी है? मतलब जो इन्होंने सवाल खड़े किए, ज़ाहिर बात है वो तो मुबहम तरीके से ही करेंगे,
लेकिन जाहिर बात है कुछ लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, तो मैं ज़रा इसको ज़रा खोल के बता दूँ। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई बॉर्डर पर तो सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज, दीगर जो इदारे हैं, जो सरहदी इदारे जो सरहद की जगह सिक्योरिटी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है ना। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे तो कोई सिविल पटवारी, कोई पुलिस ऑफिसर तो बॉर्डर पर नहीं होता। तो ये जो डीजल और पेट्रोल वगैरह दीगर अशिया की स्मगलिंग का जो DGISPR कह रहे हैं, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी है रोकना। ये कोई सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी थोड़ी है कि बॉर्डर से जो है स्मगलिंग अंदर रोकना। ये इनका कहने का मकसद ये है। अच्छा, उमर अयूब का मजीद कहना था कि मैं DGISPR को बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल 7 के तहत रियासत का एहतराम करें। तमाम इदारे फौज समेत आर्टिकल 7 के तहत रियासत के मातहत होते हैं। अच्छा, आगे उन्होंने जो है ना उसका उमर अयूब साहब का ये भी कहना था कि DGISPR को मैं ये बताना चाहता हूँ कि फौज और दीगर यानी अदलिया वगैरह सबको बता रहे हैं, फौज, अदलिया वगैरह जितने भी इदारे हैं ये रियासत के जो है टूल्स हैं, रियासत नहीं है। तो आप अपने आप को रियासत ना समझें, आप रियासत के टूल्स हैं। तो ये उन्होंने उमर अयूब साहब ने फरमाया। आगे फरमाते हैं कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी हुकूमत की नाकामी है। उमर अयूब को मजीद कहना था कि DGISPR ने इराक, लीबिया, शाम की मिसालें दी कि वहाँ हालात देखें कैसे ख़राब हुए हैं। तो मैं DGISPR से को ये बताना चाहता हूँ कि जिन ममालिक का आप नाम ले रहे हैं वहाँ तो हालात हैं ही इसी वजह से कि वहाँ जमहूरियत नहीं आमरीयत है। DGISPR ने बेनामी अकाउंट्स का भी जिक्र किया, तो मैं इस पर उन्हें यही कहूँगा कि शहबाज शरीफ से भी ज़रा मालूमात कर लेते कि इसके चपरासी के अकाउंट में अरबों रुपए कैसे बरामद हुए। उनका भी एक बेनामी अकाउंट्स का मसला था ना शहबाज शरीफ का। वो मकसूद चपरासी जो मशहूर है ज़माना आपने सुना होगा, उस पर ये बोल रहे हैं कि भाई आपको जनाब बेनामी अकाउंट, फेक अकाउंट्स के बारे में जो आप बोल रहे हैं ना कि ये कैसे हो रहा है, तो भाई तफ्तीश कर लें कैसे हो रहा है शहबाज शरीफ वाले मसले पे। अच्छा, आगे फरमाते हैं उससे भी बड़ा, यानी इन्होंने थोड़ा सा आगे यानी बाउंसर मारा। आगे फरमाते हैं कि फिर ज़रा साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से भी तहकीकात कर लेते कि इसके समधी साबिर मिट्ठू की अरबों रुपए की, यानी साबिर मिट्ठू की अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आ गई। अब ये उन्होंने अगला बाउंसर मारा है कि आपके इदारे का जो एक साबिक चीफ था, उसके जो समधी हैं कोई साबिर मिट्ठू साहब, उनकी जो है ना अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई, तो उसकी भी तहकीकात कर लें तो आपको पता चल जाएगा। बेनामी अकाउंट, फेक, स्मगलिंग, ये वो सब चीज़ों को वो यानी ये किस्म का तानेबाजी करें, ठीक है। वैसे तहकीकात होनी चाहिए हर चीज़ की, जो DGISPR ने कहा उसकी भी और ये जो कह रहे हैं इसकी भी। अच्छा, मुराद सईद साहब आगे फरमाते हैं उमर अयूब साहब के, मुराद सईद साहब आजकल रुपोश हैं क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी करने वालों की निशानदेही की थी, लिहाजा रियासत को अब मुराद सईद से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसके खिलाफ तमाम झूठे केस ख़त्म होने चाहिए। हमारे दौर में इस मुल्क में दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी। हमारा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल सही जो है फरमाता है कि जो रियासत का लिबादा ओढ़कर छुपते फिर रहे हैं, इनको भी खुलकर सामने आना चाहिए। अब ये वो किस तरफ इशारा करना चाहते हैं वो मैं जो है उस पर जो है मैं मामले को स्किप करता हूँ, आप खुद समझ लें। अच्छा, सीनियर सहाफ़ी जो मैंने आपको बताया कि अमेरिका में वो एक शख्सियत को बुलाकर जो है उसकी खिंचाई की, अब वो खबर। सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान ने अपने वीलाग में इस बात का इंकशाफ करते हुए कहा है कि पाकिस्तान में तो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक नई बहस छिड़ गई है, लेकिन बात करते हैं अमेरिका, जहां सीक्रेट सर्विसेज डायरेक्टर को साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमले का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मतलब उनकी गफलत की वजह से, ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने कत्ल करवाया, मिसाल के तौर पर उनकी गफलत की वजह से। अच्छा, अमरीकी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने सीक्रेट सर्विसेज की डायरेक्टर को तलब करके, समझ लें कि बड़ी एजेंसी है ISI टाइप, यानी जो मुल्क की बड़ी एजेंसियाँ थी उसकी वजह, सीक्रेट सर्विस के डायरेक्टर को तलब करके घंटों तफ्तीश की और सख्त सवाल जवाब किए, जिसे सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया ने देखा। ऐसे इसकी वीडियो वगैरह जो नशर हुई है बाकायदा, जो उनसे सवाल जवाब हुए, और वाकई में काफ़ी बड़े सख्त सवाल जवाब थे। अच्छा, यानी पूरी फरमाते हैं कि सिर्फ अमेरिका नहीं पूरी दुनिया ने जो है ना इसको सुना। अवामी नुमाइंदों ने इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि कोई सोच भी नहीं सकता। इमरान रियाज का मजीद कहना था कि साबिक अमरीकी सदर, अब यहाँ पर ज़रा गौर सुनिए, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था, जिसके बाद पूरा अमेरिका हिल गया था, जिसके बाद अमेरिका की दोनों जमातें रिपब्लिकन और कांग्रेस की जानिब से सीक्रेट सर्विसेज की ऐसी की तैसी फेर के रख दी गई है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है ना। ये साबिक जो अब ज़रा पता इलेक्शन चल रहे हैं और साबिक सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन जो है ना उनका मुकाबला हो रहा था। अभी तो खैर जो बाइडन दस्तबरदार हो गए। भारत जिस तरीके से हमला हुआ वाकई में बड़ा हैरान कुन था। ये
FBI और ये दीगर जो से इस तरीके की एजेंसियाँ हैं ये तो बड़ी मानी जाती हैं, और जो है ना एक सदर को जो अभी आने वाले भी जो है ना वो सदर बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रम्प, उनके बिल्कुल वाजिब चांस हैं अक्सर इसे जीतने के, तो उन पर हमला हो गया और इनको पता ही नहीं चला। ये तो वाकई में जो है ना एक किस्म की हैरानकुन बात है, बिल्कुल सही किया। अच्छा, अगर मान इतने सख्त सवाल किए गए मगर सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर को खंदा पेशानी से जवाब देना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि अवाम का खादिम अवामी नुमाइंदे को जवाब देकर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। यहाँ तक कहा गया कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, तो किसी ने कहा आपको नौकरी से निकाल देना चाहिए, तो किसी ने कहा तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो या फिर झूठ बोल रही हो, और सिर्फ कहा गया कि हाँ या ज़्यादातर हाँ या ना में जो है ना जवाब मांगे गए। यानी लंबी चौड़ी कहानी ना कराएं, आपसे जो पूछा गया उसका यानी ये बिल्कुल जैसे जज नहीं होता, बैठे होते हैं और जो है ना सामने सवाल जवाब हो रहे होते हैं, बिल्कुल यानी वैसे यानी सवाल जवाब किए गए। जाके फरमाते हैं ऐसा लग रहा था कि सीक्रेट सर्विस की चीफ को डांट पड़ रही है, लेकिन मजाल है आगे फरमाते, लेकिन मजाल है कि सीक्रेट सर्विस की सरबराह ने कहा हो कि इनकी बेइज्जती हो गई। यहाँ ये बात भी, अच्छा यहाँ पे अब वो आगे यानी शिफ्ट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, यहाँ ये बात भी देखने वाली है कि जमहूरियत को लेकर अमरीकी आवाम का रवैया बहुत सख्त है। मतलब उस जमहूरियत में वो क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, उस हिसाब से बता रहे हैं। आगे फरमाते हैं कि और हमारा ये हाल है, यहाँ पे वो जो है ना वो पाकिस्तान की मिसाल दे रहे हैं, और हमारा ये हाल है कि पाकिस्तान में किसी जूनियर रैंक के अफसर को भी बुलाकर कुछ नहीं पूछा जा सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म, इन्होंने जो सिमिलरिटी मिलाई है बड़ी यानी ज़बरदस्त किस्म की मिलाई है, समझने वाली और जो है ना सुनने वाली चीज़ है। फरमाते हैं कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर गोलियाँ चली तो कोई जिम्मेदारी ही लेने के लिए तैयार नहीं था, और FIR भी दर्ज नहीं हो रही थी। हमेशा मुल्क जमहूरियत और इख्तलाफ राय की आज़ादी से आगे बढ़ते हैं। आमरीत, फस्तायत, जुल्म बरबरीत और जाबिराना इक़दाम से कोई मुल्क ना आगे बढ़ता है ना तरक्की करता है। तो यहाँ पे यानी ये इन्होंने जो खबर दी वो उसकी डायरेक्टर की, सीक्रेट सर्विसेज की जो डायरेक्टर की खबर थी, तो इनका यानी बताना ये था कि वहाँ पर तो देखें एक वकूआ हुआ कि अमरीकी जो सदर हैं, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रम्प, उन पर कातलाना हमला हुआ, बड़ा यानी खौफनाक किस्म का हमला था, और बड़ी बाल बचे हैं वो, वरना उनकी जान चली जाती। जिस तरीके से हमला हुआ उसकी भी फुटेज मौजूद है। तो उन पर वो हमला हुआ, और उसके हमले के बाद जो हुकूमती जमात थी, कांग्रेस जो थी हुकूमती जमात, वो भी, और जो दूसरी अपोजिशन जो जमात थी रिपब्लिकन जो ट्रम्प की जमात है, उन दोनों ने जो है ना सीक्रेट सर्विस के जो डायरेक्टर को उनको बुला के उनकी एकदम जो है ना खिंचाई करके रख दी कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, ये हुआ कैसे, और वो भी अमेरिका जैसे मुल्क में। और उसके आगे यानी उसको मिला रहे पाकिस्तान से कि देखिए पाकिस्तान में तो ये हाल है कि अदालत जो है ना बुला ही नहीं सकती, या कोई जो है ना पूछ ही नहीं सकता कोई इतना बड़ा। और फिर उन्होंने एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को एक तरफ साइड में रखे, मतलब साबिक वज़ीर आज़म के हिसाब से देखें कि यहाँ भी बिल्कुल एक वैसा ही वाक़या हुआ कि एक साबिक वज़ीर आज़म पर जो है ना हमला हुआ, एक शख्स भी जो है ना नीचे मारा गया पब्लिक में से, और उनके ऊपर भी ऐसी कातलाना हमला हुआ, उन पर गोलियाँ चली, उनको लगी भी। और यहाँ पे जो है ना कोई क्या बोलते हैं ना FIR जो है ना उनकी कट रही थी, ना जो है ना उसको कोई जिम्मेदारी ले रहा था, और अभी तक वो केस का पता ही नहीं है। यहाँ तक कि यानी मैंने पहले भी ये सवाल किया था कि वो जो मुलजिम था जिसका नाम नवीद था, वो जो तोता था जिसको काफ़ी कुछ रटाया गया था, जिस तरीके से वो बातें कर रहा था, तो उसका किसी को यानी पता ही नहीं है। यानी 9 मई और दीगर जो केसेस हैं वो तो बिल्कुल सुनने, और जिन्होंने तोड़ फोड़ की है तो उनको तो खैर सज़ा जो है ना मिलनी चाहिए। और ये भी एक मसला है कि सज़ा जो है ना क्या बोलते हैं उनको मिल नहीं रही है, बस केस चल रहा है और केस के चक्कर में जो है ना लोग अंदर पड़े हैं। भाई जो बेकसूर है उनको बाहर करो, जिन्होंने गलती की उनको सज़ा दो, किसी जो है ना किनारे लगाओ। 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब हर बार अगर आप एक ही बानी जो है ना हुकूमत आके एक ही कहानी हमारे सामने जो है ना सुनाती रहेगी जी 9 मई, तो कान पक गए 9 मई सुन के। जो है ना कुछ इकदाम करके दिखाया ना भाई, जो मुजरिम है उसको सज़ा दें, जो नहीं है उसको बाहर करें। आपने ना सज़ा दे रहे हैं और बल्कि हम बस एक मुलजिम बना के जो है ना अदालतों में लोगों को सड़ा रहे थे, ये काम ना करें। यानी कश्ती को किसी किनारे लगाएं ताकि लोग जो है ना उनको ज़हनी तौर पर तसल्ली भी हो, हाँ भाई 9 मई वाक़या भी था, यानी बिल्कुल जो है ना उसमें लोगों को सज़ाएँ भी हुई, सज़ाएँ हो नहीं रही हैं और बस 9 मई के रट्टे लग रहे हैं। तो वो जो मुलजिम था नबी जिसका मैं जिक्र कर रहा था, तो वो बड़ा यानी इंपॉर्टेंट केस था कि यानी इतना बड़ा वाक़या हुआ तो इतना यानी 9 मई हुकूमत और दीगर चीज़ें डिस्कस कर रही है। तो ये जो उन पर हमला हुआ था वज़ीराबाद में, जो अपोजिशन के जो है ना सबसे बड़े जो है ना वो लीडर हैं इस वक्त इमरान खान, उन पर जो हमला हुआ था साबिक वज़ीर आज़म भी है, इसको इस एंगल से देखें वो साबिक वज़ीर आज़म है।
कोई भी हो सकता था, बिलावल साहब भी हो सकते थे, जरदारी साहब भी हो सकते थे, मरीम नवाज शरीफ साहब भी हो सकती थी, नवाज शरीफ साहब भी। तो ये सीनियर जो इतने बड़े बड़े जो लीडर्स हैं इन पे हमला हुआ, और जो मुलजिम था जो बाकायदा, यानी ऐसा नहीं कि कोई जो ना कोई साजिश थी यहाँ पकड़ा नहीं गया, वो ऑन द स्पॉट पकड़ा गया, और उसकी फायरिंग से एक आम जो नीचे जो एक शख्स था उसमें जो रैली में था वो भी मारा गया। इतना सब कुछ होना कि आपको किसी को कहीं टीवी पे खबर मिली है कि उस नवीद का क्या हुआ, उसको फांसी हुई या ना हुई, कुछ नहीं पता उसका। यानी वो केस कितना इंपॉर्टेंट है उसका नहीं पता। वो भी तो कुछ हुआ था ना, वो भी एक अगर उसको देखा जाए तो वो इतनी बड़ी सियासी शख्सियत पे हमला हुआ था, वो भी कोई नॉर्मली टाइप का ही वाकया था ना, जिससे मुल्क में इंतशार फैल सकता था, बहुत गड़बड़ हो सकती थी। मोहतरमा की जब शहादत हुई थी क्या हुआ था, कितनी तोड़ फोड़ हुई थी, कितने हंगामे हुए थे, कितने मामला खराब हो गए थे। तो खुदा ना खास्ता ऐसा कोई वाकया हो जाता तो फिर ही ऐसी हो जाता ना। तो इतना बड़ा वाकया हो गया, लेकिन मुलजिम के जो ना जो वो था मुजरिम, मुलजिम नहीं मुजरिम, जो लड़का था नवीद, कुछ पता नहीं है उसका कि उसको सज़ा मिली, क्या मिला क्या नहीं मिला, उसके केस का जिक्र ही नहीं हो रहा। और अगर कुछ तो कोई जिक्र होता है टीवी पे, हुकूमत जो बस एक ही चीज़ 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, बस इसके अलावा कोई जिक्र ही नहीं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो आवाम जो है ना बड़ी जल्दी भूल जाती है, मैंने कहा याद दिला दूँ। बाकी हमारी अब भी यही राय है कि DGSPR और जो है ना फौजी क़यादत को कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है ना थोड़ा अवॉइड करें, और हुकूमत को चाहिए कि वो जो है ना कोई भी ऐसा बात हो या ऐसी करनी हो और जवाब देना या काउंटर करना हो तो हुकूमत जो है ना वो करे, क्योंकि इससे जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर जवाब में कोई कभी मौलाना फजलुर रहमान कर देगा, कभी और कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इससे एक टकराव की कैफियत होती है, और जो है ना इससे यानी अजीब सी है ना यानी कैफियत बनेगी सियासी, जो है ना इससे भी सियासी अदम इस्तेकाम आएगा कि जो है ना लोग क्या सोचेंगे, अवाम पाकिस्तान की क्या सोचेगी, और जो यहाँ पे लोग वो करते हैं तिजारत का सोचते हैं, यहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट का सोचे, वो क्या सोचेंगे कि भाई एक जमात, और यानी एक जमात से ज़्यादा, मौलाना फजलुर रहमान भी आजकल इसी में शामिल है, और भी PTM हो गई और दीगर जमातें भी जो है ना इस तरीके का उनका बयानिया बना हुआ है। तो वो लोग क्या सोचेंगे कि ये जो है ना पाकिस्तान की सियासी जमातों में और पाकिस्तान के जो है ना फौज के अंदर कोई जो है ना एक किस्म की चपलिस जो है ना वो किस्म की चल रही है, और पता नहीं क्या हो जाएगा कुछ। और जैसे पाकिस्तान की तारीख रही है कि यहाँ पे मार्शल लॉ लगते रहे और दीगर इस तरीके के मामला होते रहे, तो इससे जो है ना माशी तौर पे जो है ना फिर कोई इस्तेकाम नहीं आएगा। तो जो भी यानी DGSPR हो, जो फौजी कह तो कोई बात करनी है वो वज़ीर दिफा से कराए, वज़ीर दाखिला से करवाए, और हुकूमत किस काम के लिए बैठी हुई है उनको कहे कि ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अब वो उनका हुकूमत का काम उनका दिफा करना, खुद बार बार आगे जो है ना ये होता भी नहीं है, और खुद उनको ये करना भी नहीं चाहिए कि वो आगे, इससे जो है ना उनके लिए ही मसले पैदा होंगे। और जो दूसरी तरफ जो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर वो उनको एक बयानिया मिलेगा कि देखें ये आके जो है ना फिर इस तरीके के, यानी वो कह सकते हैं इस तरीके के भाई आके ये लोग जो है ना सियासी मामला पर दीगर चीज़ों पर जो है ना बात करते हैं, और जो इनका यानी डोमेन नहीं है, इनका काम है सिर्फ अपनी यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला से बात करना। तो इस तरीके के फिर यानी ये मामला बहुत ख़राब होता जाएगा। तो बस हमारा यही मशवरा है। बाकी जो है जैसे मैंने बता दिया, कुछ DGSPR के भी जो है ना पॉइंट्स थे दहशतगर्दी और दीगर चीज़ों को लेकर, वो भी यानी इंपॉर्टेंट थे, और उन पर भी तहकीकात वगैरह होनी चाहिए। ऐसे ही ये जो तहरीक इंसाफ वाले हैं उनके भी जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी कुछ पॉइंट्स रखे, उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। तो दोनों ने कुछ जगहों पे यानी एक किस्म के दुरुस्त जो है ना पॉइंट रेस किए हैं तहकीकात, और दोनों ने कुछ जगहों पर कुछ ऐसी बातें की हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, जो है ना मुनासिब नहीं थी। बहरहाल मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।